नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में हरियाणा के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था, तो सर्वप्रथम हमने देखा कि हरियाणा के इतिहास में हमने महाजन पद के बारे में पढ़ा था कि उस समय जो महाजन काल थे, जो इंडिया था वो 16 जनपदों में बंटा हुआ था। उस जनपदों में से जो आपका क्रू है वही हरियाणा के रूप में उसको जानते हैं। उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में देखा था। उसके बाद में उसके पुत्र हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने योद्धा गणराज्य थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं योद्धा गणराज्य के बाद में अग्र गणराज्य। कौन सा गणराज्य? अग्र गणराज्य। जो योद्धा गणराज्य थे उसके बाद में हरियाणा में अग्र गणराज्यों का शासन था। ये जो आपके अग्र गणराज्य है इनका संबंध कहाँ से था? अग्रवा से। अग्रवा आपका कहाँ है? हिसार में। कि जो अग्र गणराज्य है इनका संबंध अग्रवा हिसार से माना जाता है। इसका राजा था अग्रसेन। राजा कौन था? अग्रसेन। ये राजा अग्रसेन था। इस अग्रसेन जो राजा था इसकी राजधानी अग्रवा हिसार थी। और अग्रवा हिसार से जो अग्र गणराज्य है इसका वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक है, एक अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में भी हमें अग्र गणराज्य के रूप में जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक पुस्तक और है पतंजलि की। इसकी पुस्तक है महाभाष्य। इन दोनों पुस्तकों में हमें किसकी जानकारी मिलती है? अग्र गणराज्य के रूप में जानकारी मिलती है। जो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है इसके अनुसार हमें पता चलता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व हिसार में अग्रवों का अग्रवों का शासन था। अग्रवों का शासन था। कहाँ पे था? हिसार में। उसके बाद में एक आपका H.L. श्रीवास्तव। इस H.L. श्रीवास्तव को आपके अग्रवा से 51 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? 51 सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि अग्रवा में आपका अग्रसेन राजा था। गणराज्य कौन था आपका? अग्रवा गणराज्य था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? H.L. श्रीवास्तव को जो हमें सिक्के मिले हैं उन सिक्कों की संख्या कितनी थी? 51 थी। उससे हमें ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक आपका रोजर्स था। रोजर्स महोदय नाम का एक व्यक्ति था। इस रोजर्स महोदय को भी अग्रवा से 10 सिक्के मिले हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं उनको? 10 सिक्के मिले हैं। किसको? रोजर्स महोदय को। इन सिक्कों से भी हमें पता चलता है कि जो अग्रवा में अग्र गणराज्य था। इस 10 सिक्कों में से जो 9 सिक्के हैं इन 9 सिक्कों का संबंध हमारा कहाँ से है? बरवाला से। बरवाला कहाँ है आपका? अग्रवा के अंदर। अग्रवा आपका हिसार हो गया। इन 10 सिक्कों में से 9 सिक्कों का संबंध हमें कहाँ से है? बरवाला से मिला है। जो ये एक सिक्का है इसके बारे में जो रोजर्स महोदय था ये नहीं बता पाया कि ये सिक्का बरवाड़ा से है या अग्रवा से है या हिसार से है। इसके बारे में रोजर्स महोदय को कोई ठोस सबूत जानकारी नहीं मिली। जो ये 9 सिक्के हैं ये 9 सिक्के जो हमारा ब्रिटिश संग्रहालय है। कौन सा? ब्रिटिश संग्रहालय। इस ब्रिटिश संग्रहालय में 9 सिक्कों को रखा हुआ है।
किस संग्रहालय में? ब्रिटिश संग्रहालय में। कितने सिक्कों को रखा हुआ है? 9 सिक्कों को। और ये जो बचा आपका एक सिक्का, ये सिक्का आपका भारतीय संग्रहालय में रखा हुआ है, भारतीय संग्रहालय में। ये था आपका अग्र गणराज्य। और माना जाता है कि जो वैश्य जनजाति है, जो वैश्य लोग हैं, उनका संबंध अग्रवाल समाज से ही माना जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आपका अग्र गणराज्य कहाँ पे था? अग्रोहा में। अग्रोहा आपका कहाँ है? हिसार में। इसका राजा कौन था? अग्रसेन इसका राजा था। इस गणराज्य की जानकारी हमें पाणिनि की पुस्तकें अष्टाध्यायी के अंदर मिलती है कि 5वीं सदी पूर्व अग्रोहा में अग्रों का शासन था। और एक पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य, इसमें भी हमें अग्र गणराज्य के रूप में जानकारी मिलती है। एक अचल श्रीवास्तव का नाम का व्यक्ति था, इसको 51 सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले? अग्रवाल से। इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि जो अग्रवाल के अंदर अग्र गणराज्य था। उसके बाद में एक रोजर्स महोदय था। इस रोजर्स महोदय को अग्रवाल से 10 सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? 10 सिक्के मिले हैं। इन 10 सिक्कों में से 9 सिक्कों के बारे में, ये ठोस सबूत के बारे में जानकारी मिलती है इसको कि ये 9 सिक्के बरवाड़ा से संबंध रखते हैं। और जो बचा एक सिक्का, इसके बारे में यह जानकारी नहीं जुटा पाया कि ये सिक्का कहाँ से संबंध रखता है। उसके बाद में जो आपके 9 सिक्के हैं, इन 9 सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। और जो बचा आपका एक सिक्का, ये कहाँ पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है भारतीय संग्रहालय के अंदर। तो ये था हमारा अग्र गणराज्य। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारा कुणिद गणराज्य। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम आगे देखते हैं हमारा कुणिद गणराज्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्र गणराज्य के बाद में हरियाणा में कौन सा गणराज्य आया, तो आपका आंसर क्या होगा? कुणिद गणराज्य। कौन सा? कुणिद गणराज्य। ये जो आपका कुणिद गणराज्य है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध आपका होगा अम्बाड़ा से। कुणिद गणराज्य का आपसे संबंध पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? अम्बाड़ा से। अब इसके अंदर हम मेन बात को देखते हैं, क्योंकि इतना हमें अभी टाइम नहीं है, आपका एग्जाम भी सिर के ऊपर है। तो इसे हम मेन बात देखते हैं कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने की मिलेगी। जो कुणिद गणराज्य है, एक आपके मैंने पीछे आपको बताया था योध्या गणराज्य, योध्या व कुणिद, ये आपका हो गया कुणिद। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया। किसको पराजित किया? कुषाणों को। कि आपके योध्या और कुणिदों ने मिलकर किसको पराजित किया? तो आपके कुषाणों को पराजित किया। किसने? कुणिदों और योध्या ने मिलकर। अब उसके बाद में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम है अल्तेयर। इस डॉक्टर अल्तेयर के अनुसार जो कुणिद शासकों क्या है? सिक्के हैं। कुणिद शासकों क्या थे? सिक्के थे। इन सिक्कों पर हमें एक दवी नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? दवी नाम देखने को मिलता है। तो इस डॉक्टर अल्तेयर ने बताया कि ये जो दवी शब्द है, ये दवी शब्द योध्या व कुणिदों के मिलने के बारे में जानकारी देता है कि इन दोनों ने मिलकर कुषाणों को हराया था। तो योध्या गणराज्य के बारे में हमें इतनी जानकारी रखनी है कि योध्या गणराज्य से संबंध कहाँ से था? तो अम्बाड़ा से था। और इसने किसको हराया? तो कुषाणों को हराया। किसके साथ मिलकर? तो योद्धाओं के साथ मिलकर। और डॉक्टर अल्तेयर के अनुसार जो योद्धा से हमें कुणिदों के सिक्के मिले हैं, उनमें जो दवी शब्द है वो योद्धा व कुणिदों के संबंध को दर्शाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपका अर्जुनाय गणराज्य। अर्जुनाय गणराज्य, अर्जुनाय गणराज्य। ये जो आपका अर्जुनाय गणराज्य है, इसका संबंध जो राजस्थान के साथ लगे, इसका संबंध जो राजस्थान के साथ सीमा लगती है, उसके साथ, राजस्थान की सीमा के साथ
सीमा के साथ तथा हरियाणा में मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ में। हरियाणा मुख्य रूप से कहाँ पे था ये? महेंद्रगढ़ में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्जुन नायक गणराज्य का संबंध कहाँ से था, तो आपका आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। इस अर्जुन नायक जो गणराज्य है, इसमें हमें पता चलता है कि एक आपके योद्धे प्लस में आपके जो कुणिद थे और एक आपका अर्जुनाय हो गया, अर्जुन नाय। ये तीनों मिलकर कुषाणों से लड़े थे, कुषाणों से। तो इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है कि योद्धे, कुणिद और अर्जुन ये तीनों भी मिलकर किससे लड़े थे? कुषाणों से। और जो कुणिदों के सिक्कों पर एक 3 शब्द देखने को मिलता है, वो 3 शब्द इन्हीं को दर्शाता है कि योद्धे, कुणिद और अर्जुनाय थे। वो किससे युद्ध किया? उन्होंने कुषाणों के साथ उन्होंने क्या किया? युद्ध किया था। और जो अर्जुनाय गणराज्य आपका, इसका भी वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी में, इसमें भी हमें अर्जुनाय गणराज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये था आपका अर्जुनाय गणराज्य। उसके बाद में हम देखते हैं गुप्त काल के बारे में। यह आपका अर्जुनाय गणराज्य था। उसके बाद में देखते हैं हम गुप्त काल। गुप्त काल या इसको गुप्त वंश भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। किसने की? श्रीगुप्त ने। कब की? 275 ईसा पूर्व में। किसकी स्थापना की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। कब की? 275 ईसा पूर्व। अब इस जो आपका गुप्त काल है, इसमें एक प्रसिद्ध राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त से जो आपका प्रसिद्ध राजा था, इसका एक अभिलेख है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। स्तुति अभिलेख। इस प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त था, इसने जो हमारे योद्धा गणराज्य थे, इन योद्धा गणराज्यों को गुप्त वंश के अंदर मिलाया था। गुप्त वंश में मिलाया था। किस में मिलाया था? गुप्त वंश में। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो आपका समुद्रगुप्त था, इसने योद्धाओं को गुप्त वंश के अंदर मिलाया था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने। ये विसेंट स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। तो ये था आपका गुप्त वंश। उसके बाद में हम देखते हैं आगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वंश पुष्यभूति वंश, जिससे HSC हर बार हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछती है। पुष्यभूति वंश को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा वंश हरियाणा की हिस्ट्री से इसी वंश से पूछे गए हैं। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के बारे में। ये जो आपका पुष्यभूति वंश है, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने। कब की? 6ठी शताब्दी में। कब की? 6ठी शताब्दी में। किसने की? पुष्यभूति ने। कौन से वंश की? पुष्यभूति वंश की। इस पुष्यभूति वंश में 6 राजा थे। कितने राजा थे? 6 राजा थे। इन 6 राज्यों में हमें सिर्फ प्रभाकर वर्धन को पढ़ेंगे। प्रभाकर
किसको देखेंगे? प्रभाकर वर्धन को पढ़ेंगे। इन 6 राजाओं में से हमें प्रभाकर वर्धन राजा को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो आपका पुष्यभूति है, ये पुष्यभूति, ये जो हमारा श्रीकंठ जनपद है, इस श्रीकंठ जनपद का राजा था पुष्यभूति। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी थानेसर। थानेसर। एक बार ये मिटो देता हूँ मैं। पहले मैं पुष्यभूति के बारे में बता देता हूँ आपको कि पुष्यभूति था, ये राजा था। कहाँ का राजा था? तो आपको श्रीकंठ जनपद का राजा था। इसकी राजधानी कौन सी? थानेसर राजधानी थी। इस वंश के बारे में आप एक एक बात मैं जो आपको बताता हूँ वो बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको डिट्टो क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आने वाला है। अब मैंने क्या बताया कि पुष्यभूति ये थे राजा। इन्होंने पुष्यभूति वंश की क्या की? स्थापना की। कब की? 6ठी शताब्दी में। कहाँ के राजा थे? श्रीकंठ जनपद के राजा थे। राजधानी कौन सी थी? थानेसर। थानेसर का पुराना नाम सथानेसर। थानेसर का पुराना नाम सथानेसर। ये किसका पुराना नाम हो गया? थानेसर का पुराना नाम क्या होगा आपका? सथानेसर। इस थानेसर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इन्हीं पुष्यभूति राजाओं ने। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने। अच्छा सी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो थानेसर में है मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वंश ने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का पुनर्निर्माण तो ये आपका था सदाशिव राव ने। ये हो गया आपका पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिव राव ने। किसका? थानेसर के मंदिर का पुनर्निर्माण। और इसका निर्माण किसने करवाया मंदिर का? तो पुष्यभूति ने करवाया था। तो ये था हमारा पुष्यभूति। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश के राजा थे प्रभाकर वर्धन। इसके राजा प्रभाकर वर्धन ये थे राजा प्रभाकर वर्धन। इस राजा के पिता थे आदित्य वर्धन। प्रभाकर वर्धन के पिता थे आदित्य वर्धन। इसकी शादी हुई थी यशोमती से। यशोमती से इसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। किसकी हुई थी? प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन राजा कब बना? 580 ईस्वी में ये बना था राजा। इस प्रभाकर वर्धन की शादी किससे हुई? यशोमती से। यशोमती के 3 संतान थी। कितनी संतान थी? 3 संतान। इस 3 संतान में इसके 2 पुत्र थे व एक इसकी पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या हो गया इसका? राजश्री। ये इसकी पुत्री का नाम है। जो इसके 2 पुत्र थे उन पुत्रों में एक आपका राज्यवर्धन और एक आपका हर्षवर्धन। एक आपका राज्यवर्धन, एक आपका हर्षवर्धन। जो ये हर्षवर्धन से राज्यवर्धन 4 साल बड़ा था। कितना बड़ा था? 4 साल। और ये राजश्री है ये 3 साल छोटी थी। 3 साल छोटी थी। किससे? हर्षवर्धन से। बड़ा बेटा इसका कौन हो गया? राज्यवर्धन। उसके बाद में इसका भाई हर्षवर्धन। इन दोनों की बहन कौन थी? राजश्री। माता का नाम यशोमती, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। ये था। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन थे
580 ईस्वी में जो राजा बने इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में, तो इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन को राजा बनाया जाता है। राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? राज्यवर्धन को राजा बनाया गया। इसके राजा बनने के बाद में एक मालवा देश था। कौन सा देश था? मालवा देश। उस मालवा देश के एक राजा थे देवगुप्त। एक मालवा नरेश, मालवा देश, इसके राजा थे मालवा नरेश, मालवा देश। इस मालवा देश के एक राजा थे जिनका नाम था देवगुप्त। देवगुप्त कि एक हमारा कौन सा देश था? मालवा देश। इसके राजा कौन थे? देवगुप्त। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं इसकी जो राजश्री है इसके बारे में देखते हैं कि इसकी शादी होती है। यहाँ पे आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये था हमारा राज्यवर्धन, ये हो गया हमारा राज्यवर्धन, और ये हो गया हमारा हर्षवर्धन, और ये हो गया हमारी राजश्री, राजश्री। तो ये था, ये राज्यवर्धन राजा बना था 605 ईस्वी में। कब राजा बना? 605 ईस्वी में। अब एक कन्नौज के राजा थे। कहाँ के? कन्नौज के राजा। कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा कौन थे? गिरिवर्मा, गिरिवर्मा। इस गिरिवर्मा की शादी किसी हुई? राजश्री से। कन्नौज के राजा कौन थे? गिरिवर्मा। इस गिरिवर्मा की शादी कर दी गई राजश्री से। अब उसके बाद में हम देखते हैं मालवा के शासक। मालवा के शासक। अब ये मालवा का शासक था देवगुप्त। देवगुप्त। एक इसी देवगुप्त का दोस्त था, अच्छा वाला मित्र। वो था आपका बंगाल देश के राजा, बंगाल के राजा शशांक। राजा शशांक ये था इसका मित्र। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इस कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया? कन्नौज पे। कौन थे? एक आपके मालवा के शासक देवगुप्त और एक बंगाल के शासक शशांक। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद में जो शशांक था इसने गिरिवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी। और राजश्री को क्या कर लिया? इस राजश्री को बंदी बना लिया। गिरिवर्मा की हत्या होने के बाद में राजश्री को बंदी बना लिया और कन्नौज पर देवगुप्त और शशांक का राजपाट हो गया। जब इस सभी बातों का राज्यवर्धन को पता चला कि तुम्हारी बहन को बंदी बना लिया गया, तुम्हारी बहन के पति की हत्या कर दी गई है, उन दोनों में शामिल कौन था? एक मालवा नरेश के देवगुप्त हैं और बंगाल के शशांक हैं। तो ये दोनों, ये आग बबूला होकर इस पर टूट पड़ा। देवगुप्त पे इसने आक्रमण कर दिया। किसने? राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जब राज्यवर्धन देवगुप्त पर आक्रमण करता है तो इसका दोस्त शशांक इधर एक साइड में छिपकर बैठा था दूर, इसने इसके पीछे से आक्रमण कर दिया राज्यवर्धन के, और राज्यवर्धन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जब राज्यवर्धन की हत्या कर देता है तो इसका भाई था हर्षवर्धन। इसका भाई हर्षवर्धन दुखी हो जाता है कि मेरी बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है और मेरे भाई राज्यवर्धन क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। तो इस हर्षवर्धन जो पुष्यवती वंश है उसका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति, जिसका नाम क्या है? सिंहनाद। सेनापति कौन था? सिंहनाद।
इस सेनापति ने कहा कि राजा साहब आप इस तरह उदास नहीं हो सकते, हम मिलकर इन देवगुप्त और शशांक को हराएंगे और अपनी तुम्हारी जो बहन है राजश्री उसको हमें बंदी से आज़ाद करवाएंगे। तो हर्षवर्धन को सेनापति सिंहनाथ के कहने पर 606 ईस्वी में क्या बनाया गया, राजा बना। जिस टाइम ये राजा बना इसकी उम्र मात्र 15 साल थी। उम्र कितनी थी, 15 साल थी। अब इसके सामने दो बातें थी, एक तो अपनी भाई राज्यवर्धन के मौत का बदला लेना और अपनी बहन राजश्री को बंदी से छुटकारा दिलवाना। तो इस राज्यवर्धन और इसका सेनापति सिंहनाद ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, जो हमारा कन्नौज है इस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और जो देवगुप्त है इस देवगुप्त को राज्यवर्धन मार देता है। किसको मार देता है, देवगुप्त को। कौन है, राज्यवर्धन और सिंहनाद दोनों मिलकर इस देवगुप्त को मार देते हैं। और जो इसका दोस्त शशांक था ये इसको मारने के बाद में इसको देखकर ये यहाँ से भाग जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, भाग जाता है। इस प्रकार हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को बंदी से मुक्त करवाया और अपने भाई राज्यवर्धन की मौत का बदला लिया। किससे, देवगुप्त से। अब देवगुप्त से मौत का बदला लेने के बाद में जो कन्नौज था इसकी राजा कौन थे, गिरिवर्मा, इनकी तो हत्या हो चुकी थी। तो अब ये राजगद्दी बिल्कुल खाली थी। तो इसने क्या किया, अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर इस कन्नौज पर शासन किया। शासन कि कन्नौज का शासन है हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर इस कन्नौज का शासन चलाया। और हर्षवर्धन की ये कन्नौज दूसरी राजधानी भी थी। इसकी सेकंड क्या थी, राजधानी। पहली कौन सी थी आपकी, स्थानेसर। ये उसकी दूसरी राजधानी हो गई कन्नौज। तो ये था हमारा पूरा पुष्यभूति वंश, जिसमें हमने मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक इन सभी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद में एक आपका आगे और है कि 630 ईस्वी में, कौन सा, 630 ईस्वी के दौरान 630 ईस्वी 630 ईस्वी में गुजरात के राजा थे कि 630 ईस्वी में एक गुजरात के राजा थे जिसका नाम था ध्रुवसेन। राजा कौन थे, ध्रुवसेन। और हमारा इधर राजा कौन था, हर्षवर्धन। ये कब बना, 606 ईस्वी में। तो 630 ईस्वी में गुजरात के राजा थे ध्रुवसेन। इस हर्षवर्धन ने गुजरात के राजा ध्रुवसेन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो इस ध्रुवसेन ने क्या किया कि हर्षवर्धन के आक्रमण करने के बाद में ध्रुवसेन सीधा हर्षवर्धन के पास में चला गया कि भाई साहब आप मेरे पे आक्रमण क्यों कर रहे हो, मुझको क्यों मार रहे हो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो ध्रुवसेन ने क्या की, हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी, हर्षवर्धन की। तो इसकी अधीनता स्वीकार करने के बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया कि इसकी पुत्री थी, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी, ध्रुवसेन से कर दी। इस प्रकार गुजरात पर भी किसका शासन हो गया, हर्षवर्धन का। और ध्रुवसेन दोनों मिलकर किसका शासन कर रहे थे, गुजरात का शासन कर रहे थे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कुछ हर्षवर्धन के बारे में बातें। हर्षवर्धन हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना था। शुरुआत में जो हमारा हर्षवर्धन है ये हिंदू धर्म का अनुयायी था, हिंदू धर्म का। किसका नहीं था, हिंदू धर्म का। और ये सूर्य की उपासना करता था।
किसकी उपासना करता था ये सूर्य की उपासना करता था। उसके बाद में एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, भिक्षु। इस बौद्ध धर्म के भिक्षु दिवाकर, जिसका नाम था दिवाकर, इस दिवाकर के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण किया? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, एक आपकी हीनयान और एक आपकी महायान। तो दिवाकर के प्रभाव में आकर इसने हीनयान शाखा को अपनाया। हीनयान किसको अपनाया? हीनयान शाखा को अपनाया। उसके बाद में एक और इसके दरबार में एक दरबारी कवि आया था जिसका नाम था हवेन सांग। हवेन सांग, हवेन सांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो इसके प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विश्वास करने लगा। किसकी शाखा में? महायान की शाखा में विश्वास करने लगा। पहले कौन था? हिंदू था। उसके बाद में बौद्ध धर्म के भिक्षु थे दिवाकर। दिवाकर के प्रभाव में आकर ये कौन सी मानने लगा था? हीनयान को मानने लगा था। उसके बाद में हवेन सांग के प्रभाव में आकर ये किस धर्म को मानने लगा? महायान को। ये जो हीनयान है, महायान है, ये बौद्ध धर्म के ही दो आगे बंटे हुए हैं, हीनयान और महायान में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन एक अच्छा साहित्यकार भी था। क्या था? साहित्यकार। और इस साहित्यकार की जो रचनाएं हैं ये HSC हर बार पेपर में बार बार रिपीट करती है। ये क्या था? एक साहित्यकार। साहित्यकार। इसकी 3 रचनाएं, कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। रत्नावली, नागानंद, एक प्रिय दर्शनी। ये तीनों रचनाएं आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, बार बार रिपीट करती है HSC। यहाँ से रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शनी, एक और आपको और दे देगी और आपसे आंसर पूछेगी कि निम्न में से हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी नहीं है। तो आपको याद रखनी है, एक आपकी रत्नावली, एक आपकी नागानंद, एक आपकी प्रियदर्शनी। ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ये साहित्यकार था, इसलिए इसे साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है। साहित्यकारों का सम्राट किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। उसके बाद में हर्षवर्धन को शिल्यादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलादित्य। शिलादित्य, शिलादित्य व साहित्यों का सम्राट किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। अब उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन को शिल्यादित्य किसने कहा? तो इसके दरबार में कौन आया था? हवेन सांग। हवेन सांग। तो इस हवेन सांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा है? शिल्यादित्य कहा है। उसके बाद में हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि था। इसके दरबार में एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। उसका नाम क्या है? बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन था? बाण भट्ट। इस बाण भट्ट की भी 2 पुस्तक हैं, हर्षचरित्र व कादंबरी। एक आपकी हर्षचरित्र, एक आपकी होगी कादंबरी। ये 5 के 5 बुक है। आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो, आपको जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी, ये किसकी होगी? हर्षवर्धन की। और हर्षचरित्र व कादंबरी ये किसकी होगी? बाण भट्ट की। अगर आप हर्षचरित्र देखते ही आंसर आप क्या करोगे? हर्षवर्धन करोगे। बट ये हर्षचरित्र हर्षवर्धन की नहीं लिखी हुई है, ये किसने लिखी? बाण भट्ट की लिखी हुई है। हाँ, ये मानते हैं कि ये हर्षचरित्र पुस्तक है, ये हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है कि इसके जीवन के बारे में इसमें वर्णन मिलता है हमें। बट ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाण भट्ट ने।
और रत्नावली नागानंद प्रियदर्शनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो हर्षवर्धन है इसका सेनापति के बारे में और इसके विदेश मंत्री के बारे में और इसके प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका मोसेरा भाई बंडी। इसका नाम क्या हो गया? बंडी। कौन था? मोसेरा भाई बंडी। इसका सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? सिंहनाद। इस सिंहनाद के ही कहने पर हर्षवर्धन क्या बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। उसके बाद में एक इसका युद्ध व विदेश मंत्री, युद्ध व विदेश मंत्री, विदेश मंत्री था। इसका नाम क्या था? अवंती। तो ये आपका युद्ध व विदेश मंत्री कौन था? अवंती था। तो इन तीन बातों के बारे में आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। आपको प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो मोसेरा भाई बंडी था। सेनापति पूछा जाए तो सिंहनाद था। इस सिंहनाद के कहने पर हर्षवर्धन 606 ईस्वी में क्या बना था? राजा बना था। और इसका युद्ध विदेश मंत्री कौन था? अवंती था। अब पूछते हैं हम कि जो आपका हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के समय आय का साधन क्या था? आय का साधन क्या था? भूमि कर। भूमि कर ये कितना था? उपज का 1/6 भाग। कि जो उपज है, कुल उपज है, उस उपज का 1/6 भाग क्या था? आयकर था। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हर्षवर्धन के समय सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ये भी HSC ने पूछा था। तो ये आपकी कौन थी? ये आपकी ग्राम थी। जो गांव है वो सबसे छोटी इकाई थी। और इसका मुखिया कौन था? इसका मुखिया था ग्रामिक। ग्रामिक इसका क्या था? मुखिया था। कि हर्षवर्धन के समय सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी। और इसका मुखिया कौन था? ग्रामिक था। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में मैंने बताया था कि एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम कौन था? ह्वेनसांग। और पूछ लेगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कब आया था? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ये इसके दरबार में कब आया? तो 630 ईस्वी में। ये इसके दरबार में आता है। कब आता है? 630 ईस्वी में। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, इसको यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। उसके बाद में ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नीति का पंडित। नीति का पंडित ये किसने कहा? शाक्य मुनि ने। कि हर्षवर्धन को नीति का पंडित किसने कहा? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को नीति का पंडित किसने कहा? शाक्य मुनि ने। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन व चालुक्य राजा, चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध होता है। कि जो हमारा हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन वह पुलकेश द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। किन के बीच में? हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ये कौन से वंश का था? ये था चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का। और हर्षवर्धन कौन से वंश का था? पुष्य भूति वंश का। केवल HSC ये पूछ लेती है
कि पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का था, तो चालुक्य वंश का था। और हर्षवर्धन मैंने आपको बता ही दिया पुष्यवती वंश का था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है 633 से 34 के दौरान। क्या होता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर 634-35 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान जो आपका हर्षवर्धन है ये आपका हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। इस युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलती है, ए होलेक अभिलेख मिलती है। ए होल अभिलेख में इसमें इसकी जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जो हर्षचरित्र है उसमें हमें इस चीज की जानकारी नहीं मिलती है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, क्योंकि जिस दरबार में जो कवि रहता था हर्षवर्धन के दरबार में, चाहे कोई भी कवि हो, वो राजा की कभी बुराई नहीं करता था। तो उस कवि ने जो हमेन सांग है उसने ये बातें नहीं लिखी थी कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। उसने सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में अच्छा वर्णन किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में था ये ए होल अभिलेख। इसके बारे में हमें पता चलती है कि हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे 633-34 के दौरान, जिसमें हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश का था और आपका जो पुलकेशिन द्वितीय है ये आपका चालुक्य वंश का था। तो ये था आपका हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश। अब उसके बारे में HSC आपसे 2 क्वेश्चन और पूछती है। एक आपसे पूछती है हर्षवर्धन का शासनकाल। तो हर्षवर्धन राजा कब बना था, 606 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 647 ईस्वी के दौरान इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब, 647 ईस्वी में दौरान। ये जो तिथि है ये मैंने इसलिए लिखवाई है आपको क्योंकि ये HSC ने यही माना था। किसने माना था, HSC ने यही माना था, 633 से 34 माना था। सही तरीके से क्या है, इसकी 647 है, क्योंकि जब इसकी मृत्यु कब मानती है HSC, 647 मानती है। तो ये इसका कब राजा कब बना, 606 ईस्वी में, तो मृत्यु कब होगी, 647 में। और यहाँ पे क्या बोलता है, 633 से 634 के बीच में। तो ये थोड़ा डाउट है, ये आप देख लेना। उसके बाद में ये आपसे HSC पूछती है कि हर्षवर्धन का, ये आपका राजगद्दी हो गया, और राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन राजगद्दी कब बैठा था, 605 ईस्वी में। और इसके पिता कौन थे, प्रभाकरवर्धन, वो कब बैठा था, 580 ईस्वी में। जो प्रभाकरवर्धन है उसकी मृत्यु कब होती है, 605 ईस्वी में। तो ये कुछ बातें हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये था हमारा आज का पुष्यभूति वंश। उसके बाद में हम जो आपके आगे आने वाला वर्जन गुर्जर प्रतिहार वंश है, जिसकी मूर्तियां हमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिली है, तो हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको आप लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आपको इस क्लास की PDF या और कोई PDF चाहिए तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में हमने व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे और अदर PDF है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।